वेरी वार्म वेलकम पारुल मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। व्हाट इंस्पायर यू टू क्रिएट एस्ट्रोलिम? तो क्या हुआ जब शुरू में जैसे मैं बुक्स पढ़ती थी या पामस्ट्री वगैरह भी करती थी, जो भी मुझे जहां से भी रिसोर्सेज मिलते थे, तो मैं जब जब ऐसे जनरल डिस्कशन होता है ना, जब हम आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ पर ये काम नहीं बन रहा है, पता नहीं कहाँ अड़चन आ रही है, मैंने एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया बट मेरा कुछ काम नहीं बना। तो उस टाइम पे मुझे जितनी नॉलेज थी, मैंने कुछ कुछ चीजें उनमें से शेयर की। प्लीज ऑल्सो शेयर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ योर क्लाइंट्स, अलग अलग डोमेन की अलग अलग। सक्सेस स्टोरी तो बहुत है। अभी रिसेंट मैं बताती हूँ, मैं एक वास्तु चेक करने गई थी अपने क्लाइंट का, और उनका घर देखा और मैंने उनको ये बताया कि यहाँ पे जॉब वाले कोई मेंबर है क्या घर में, तो उन्होंने बोला कि हम सब जॉब वाले ही हैं। तो मैंने कहा प्रमोशन किसका रुका हुआ है, मैच मेकिंग है, जैसे मैरिज है तो किसी की मैरिज नहीं हो रही थी, शी इज 35 years old। और फिर मैंने उनके घर को, उनकी कुंडली चेक की, कुंडली में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू मैरिज एंड रिलेशनशिप। तो पंचांग जो है वो हमारे तत्वों से जुड़ा हुआ है, 5 एलिमेंट्स, उसमें भी आपका योग, वार, तिथि, डे, मतलब डे उसको दिन बोलते हैं हिंदी में, और आपके नक्षत्र, ये 5 चीजों से आपका पंचांग है। मूविंग टू द करंट सिनेरियो, अगर मैं बात करूं, मॉडर्न इंडिया की बात करूं, आफ्टर कोविड की बात करूं, सो वास्तु में क्या क्या परसेप्शन चेंज हुआ है एंड एस्ट्रोलॉजी में अभी क्या क्या न्यू टेक्निक्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है? मैम, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताइए। आधुनिक जो मॉडर्न एरा हमारा चल रहा है, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, इसमें ना अलग अलग तरह के लोग हैं। हम सब मिलते ही हैं लोगों से, डिफरेंट उनका थॉट प्रोसीजर है, अलग अलग उनके मत हैं। तो आप समझिए जैसे 2 ग्रुप है, एक जो वास्तु को मानते हैं और एक वास्तु को नहीं मानते। अब जो मानते हैं ना, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। मानते हैं बट हम फॉलो नहीं करते, है ना। मानते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम उसको ट्राई नहीं कर सकते, सब ठीक चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। और जो नहीं मानते वो तो खैर हर लेवल पे आपको एक ऐसा रिस्पांस देंगे कि भाई हम तो मानते नहीं, हमने आज तक किया नहीं, हमारे परिवार में किसी ने किया नहीं, हमारा तो सब बढ़िया ही चल रहा है, हम तो भगवान का नाम लेते हैं और सारे काम हमारे हो जाते हैं, तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मॉडर्न जो टाइम है, आज का जो वक्त है, आज के वक्त में ये मेरा व्यू है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, जब भी मैं घर देखने जाती हूँ या मेरे क्लाइंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा घर चूज करूं, तो आज जो चीजें हो रही है ना, कि तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि कोई भी घर वास्तु के अकॉर्डिंग है ही नहीं, और जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। और आज हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हम घरों का सिलेक्शन करते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं करते। कि घर जो है मेरे बजट में हो, सबसे पहले मैं लोन निकाल के अपना परिवार चला सकूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर का जो मेन ब्रेड अर्नर है उसको ये सोचना ही पड़ेगा। सेकंड है कि ऑफिस के पास होना चाहिए, तो फ्यूल सेव हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा, एनर्जी भी सेव हो जाएगी। थर्ड है बच्चों के स्कूल के पास भी होना चाहिए, बस का जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी सेव होगा, टाइम भी सेव होगा, बच्चे कम थकेंगे। और इस तरह से घर जो है 2 BHK 1 BHK, अगर एयर आ रही है तो ठीक है, रोशनी आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है। तो उनके ना बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। लोग कुछ हजार बचाने के चक्कर में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये अलग टाइप ऑफ पीपल है कि कुछ हजार बचा रहे हैं कि वास्तु में क्यों पैसा देना है, गूगल से देख लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, लेकिन डिग्री नहीं पता उनको कि डिग्री कैसे ले। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, जैसा जैसा बताया, क्योंकि जब तक आप उस चीज में एक्सपर्टाइज नहीं करते, तब तक आप उस चीज को उस लेवल तक नहीं समझ सकते जो एक एक्सपर्ट समझ सकता है। नहीं तो एक ही व्यक्ति सब काम कर लेगा ना, उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर गूगल से सारा हो जाएगा तो। वो बोलते हैं ना, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, उस तरह का है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, अच्छा मैंने गूगल में तो ये पढ़ा था कि यहाँ पे स्टेयर चल जाएगी, आप बोल रहे हो नहीं चलेगी, तो मैं गूगल को समझू कि आपको समझू? तो मैं उनको बोलती हूँ आप पहले अपना माइंड सेट कीजिए कि आपको किससे समझना है,
फिर आप राइट, कीजिए, क्योंकि गूगल में तो वही डाटा है जो हमने फीड किया हुआ है। तो मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं वही फीड करूंगी, आपके पास जितनी नॉलेज है आप वही फीड करने वाले हो। लेकिन जो एक्सपर्टाइज जो रोज घर को देख रहा है उसके पास हर तरह का सॉल्यूशन या उसको एनालिसिस करने का हर तरह का पैरामीटर होता ही है। तो आजकल जो घरों का सिलेक्शन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, कुछ लाइव एग्जांपल देती हूँ। कुछ घरों में मैं विजिट करने के लिए गई थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप बता रहे हैं कि इस घर में दोष है, मैंने वास्तु वाले के साथ ही ये घर बुक किया है ओके। और आप ये देखिए कि उस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ईस्ट में टॉयलेट है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये तो आम पब्लिक को भी पता है, तो वास्तुकार ने कैसे इस घर को ओके किया। हम्म। जो घर आपको दीमक की तरह खा रहा है, किसी वास्तुकार ने उसको बोला कि आप ये ले सकते हैं, हम्म। उनको अपनी फीस मिली होगी और हो सकता है क्लाइंट ने उस टाइम पे बोला होगा सर अब आप इसमें ही रेमेडी करके मुझे ये फिक्स कर दीजिए। अब वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वास्तुकार ने उस घर के ओके किया है तो वहां पे फॉल्ट तो है। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हर घर का उपाय हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का नहीं है उपाय, या लाखों खर्च करके कीजिए बट वो नॉर्थ ईस्ट की जो प्योरिटी है वो तो आपको नहीं मिलेगी, उसकी जो नेगेटिविटी है उसको हम सप्रेस कर देंगे बहुत रेमेडीज करके, लेकिन प्योरिटी तो नहीं मिलेगी जो वो जोन देता है नेचुरल में। तो ये जो घरों का सिलेक्शन है इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है आज लोग पे कर रहे हैं, लोन पे घर ले रहे हैं। 1 CR का घर है बट एट द एंड दे आर एंड अप पेइंग 1.77 1 करोड़ 77 लाख, और क्योंकि ईएमआई बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो 2 करोड़ भी हो जाता है, डिपेंड कि आपने कितने सालों के लिए लिया हुआ है। तो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसका 1% तो इन्वेस्ट कीजिए राइट सिलेक्शन के लिए। हम किसी भी चीज को चुनने के लिए बहुत भटकते हैं, हर तरह की चीजों को चेक करते हैं, तो फिर हम घर के लिए क्यों नहीं सोचते। वेरी। पीपल आर टेकिंग साउथ वेस्ट एंट्रेंस का घर, बहुत सारे घरों में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का घर है, और जैसे ही मैं वो एंट्रेंस देखती हूँ मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि कितने साल से आप इस घर में हो। तो वो बोलते हैं 1.5 साल से या 1 साल से या 2 साल से। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या इस घर में आने के बाद कोई डेथ हुई है, और उनका आंसर यस होता है। तो वो वास्तु वाले भी जो बता रहे हैं किस पैरामीटर पे बता रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हर ऐसी चीज है जो एक ही बार व्यक्ति सोचता है ड्रीम हाउस के बारे में, और इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है आजकल कि सच में उसको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है एक व्यक्ति को घर प्लान करने के लिए, बहुत चीजों में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है, तब लेते हैं। सोचिए उतना आपने स्ट्रगल किया घर को बाई करने के लिए, और वो घर अगर अच्छा नहीं है तो वो आपकी स्ट्रगल को और बढ़ा देगा, आप और चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। और घर में 4-5 मेंबर की फैमिली तो रहती है, आज इसको प्रॉब्लम, कल उसको प्रॉब्लम, परसों उसको प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम आप मतलब सॉल्व करेंगे। आजकल जो इतना फास्ट लाइफ है लोगों का, कितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। आप अपना ड्यूटी पे ध्यान देंगे या आप अपने घर के प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे। अगर आपने घर का सिलेक्शन अच्छे से कर लिया वास्तु के अकॉर्डिंग, वो घर सच में ब्लिस कन्वर्ट कर देता है। तो जब आपके घरों का चुनाव आप कुछ स्पेंड कीजिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास जैसे एक क्लाइंट थे, आप यकीन करेंगे मैंने कम से कम 80+ हाउसेस को रिजेक्ट किया है और अब जाकर उन्होंने घर बुक किया है, और उसमें भी मैंने कंडीशन उनको दी है कि आप ये वाली चीज को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि बिल्डर ने उनको बोला है कि हाँ आप कर सकते हैं, मतलब हम मॉडिफिकेशन अंदर से कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप ये चीज हटा दीजिए और बाकी आप इस घर में कंटिन्यू कर लीजिए। मोर देन 80 लेआउट्स मैंने रिजेक्ट किए, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही ये है कि मैं किसी को हील कर सकूं। तो हील करने से पहले अगर वो ऑटोमेटिकली चीजें सारी अच्छी होंगी तो हीलिंग की नौबत ही नहीं आएगी ना। प्रॉब्लम्स के लिए क्यों सोचना है व्हेन आई हैव द अदर ऑप्शन। तो जैसा मैंने बोला कि जब आप अच्छे स्टेट में है ना तो ही ये चीज प्लान कीजिए, तब आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, चीजों को समझ भी सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, अपने जीवन पे उतार भी सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो अपने फ्यूचर को अच्छा कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाग्य कल्प करना, अपने भविष्य का निर्माण खुद अपने हाथों से करना। वो वास्तु के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आधुनिक मॉडर्न टाइम में मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में इस अवेयरनेस को क्रिएट कीजिए कि कुछ हजारों को बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम मत लीजिए। घर को अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, नहीं तो एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, लेकिन घर का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कीजिए। आपके पूरे
परिवार का भविष्य है उस घर में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल टिप्स और एडवाइस। सो मैम, क्या वो सिंपल वास्तु रेमेडीज हैं जो हर कोई अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकता है और इन जनरल उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं? एंड इसी कंटेक्स्ट में आजकल बहुत बार ऐसा, थैंक्स टू द सोशल मीडिया ऑल्सो, प्लांट्स की भी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीपल डू बिलीव एंड इम्प्लीमेंट, इवन सोशल मीडिया पे देख के वो करते हैं, हाँ ये प्लांट यहाँ लगा दें या प्लांट्स यहाँ पे लगा दें तो दैट गोना हेल्प देम। मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए, ये दोनों तीनों चीजों के बारे में। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं चाहूंगा आपसे, जो आप बहुत सारी टिप्स देने वाली है, उनमें से ये 3 जो मैं इंपॉर्टेंट चाहूंगा कि कोई भी आगे आने वाला इंपॉर्टेंट इवेंट है उस पर्सन की लाइफ में, उस पर्टिकुलर स्पेस में, उनके घर में, सो उसके लिए वो वास्तु के हिसाब से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी अ पार्टी, इट कैन बी अ मीटिंग, इट कैन बी कोई फंक्शन होने वाला है उनके लिए। सो मैम इन तीनों के बाद मैम और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, टिप्स है, मैम वो प्लीज बताइए। देखिए, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो हमारे शास्त्रों में मेंशन भी हैं, कहीं कहीं कुछ ना कुछ आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो टिप्स तो खैर बहुत सारी है, बट एक जो मैंने आपको बताया कि स्वर शास्त्र की हमें बहुत हेल्प लेनी चाहिए, वो आप उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आप डेली रिचुअल्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 मैं बोलूंगी, हम दिया जलाते हैं। अब दिया तो एक रिचुअल की तरह हम रोज जलाते हैं कि दिया जलाना है और पूजा करनी है, बट उस दिए के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। दिया जो है वो 3 ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है, उसमें से जो लॉ निकल रही है वो फायर एलिमेंट को, सूर्य प्लैनेट को, जुपिटर को, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो वो अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा रिचुअल है जो हमें शायद पता हो, कम लोगों को पता होगा। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, जब भी आप दिया जलाते हैं तो आप जब सारी तैयारी कर ले, आपने दिया पूरा तैयार कर लिया, पूजा का जो भी आप जिस तरह से भी पूजा करते हैं आपने वो सारा तैयार कर लिया। अब जब आप सिर्फ दिया जलाने वाले हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपने ब्रीथ किया, होल्ड रखा और उस टाइम पे दिया लाइट किया। अगर आपका ब्रेथ का होल्ड अच्छा है तो आप उसी वक्त 1, 2 या 5 बार मंत्र चैंट कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, गणपति जी का, शिव जी का, शिव 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 बोल सकते हैं, राम 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 बोल सकते हैं, जितना भी आप कर सके वो। नहीं तो आप उस वक्त अपने लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, या फिर थैंक यू फॉर सेंडिंग मी, जैसे क्लाइंट्स है, किसी के बिजनेस में है तो थैंक यू फॉर सेंडिंग मी क्लाइंट्स। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें उस टाइम पे ब्रेथ को होल्ड करके आप करते हैं और वो बोलने के बाद अपनी ब्रेथ को एक्सेल कर देते हैं और उस टाइम तक आपका दिया लाइट हो जाता है। तो आप इस रिचुअल को करके देखिएगा। मैं कम से कम आपको बोलूंगी कि कम से कम 100 डेज तो करके देखिए और देखिए क्या चीजें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही पावरफुल येट इजी, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज है। और टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं ये बोलूंगी कि अवॉइड रेड कलर इन द हाउस। मतलब ये करने की चीजें बहुत है, लेकिन जो अगर हम नहीं करने पे भी अगर हमने काम कर लिया तो वो बहुत आपको हील कर देता है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम से आपको सेव कर लेता है। तो या तो आप रेड कलर मत लीजिए, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो किसी किसी डायरेक्शन में 1-2 जगह रेड कलर के लिए ओके है, बट नॉट डार्क, उसका थोड़ा लाइटर वर्जन आप कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड करते हैं तो विच इज वेरी गुड। पेंट के तौर पे एटलीस्ट आप रेड कलर कहीं पे भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपको फाइट देगा। एक आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मैंने इस पे लगभग 2 साल पहले वीडियो भी बनाई है कि रेड बल्ब लगा ले साउथ ईस्ट में। रेड बल्ब साउथ ईस्ट में मत लगाइए। साउथ ईस्ट में ऑलरेडी फायर है, हमें समझने की जरूरत है, जहां पे ऑलरेडी फायर है मुझे वहां पे और फायर क्यों बढ़ानी है। तो फायर रेड बल्ब जो है वो सबके लिए, एक जनरल वीडियो पे काम करना और एक कस्टमाइज वे में काम करने में बहुत डिफरेंस है। वो रेड बल्ब किसी को एक्सीडेंट भी दे सकता है। बल्ब तो 10 रुपए का है, कोई उसमें आपकी लागत नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट दे देगा किसी को, उसके फिजिकल बॉडी को बहुत हार्म हो सकता है। तो ऐसा हमें कुछ भी सोशल मीडिया के माध्यम से ना आप कोई भी उपाय मत कीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, ऑनलाइन में ही पॉडकास्ट में कुछ
जो भी आए थे, जो अकल्ट फील्ड से हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की रेमेडीज बताई थी जो मेरे क्लाइंट्स ने की। ओके। और मैंने उनको पूछा कि क्या रिजल्ट आया? उन्होंने बोला 3 दिन में, उन्होंने रिजल्ट बोला था कि 3 दिन में आपको इतने पैसे आएंगे। मुझे तो 3 महीने से ज्यादा हो गया, मुझे कुछ नहीं आया। तो आपको किस तरह की रेमेडी की जरूरत है, उसके पीछे आपकी क्या इंटेंशन है, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, आपका रूट कॉज क्या है। उपाय शास्त्र बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर बैठा हुआ है, हमें उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो देखिए 5 तत्व का कनेक्शन है हमसे। तो हमारे जितने भी रिचुअल्स है ना, वो 5 तत्व से ही जुड़े हुए हैं। या तो आप दिया जलाइए जैसा मैंने आपको अभी बोला, या फिर ध्वनि, साउंड, वाइब्रेशन, उससे जुड़िए, या फिर आप नंगे पैर चलिए, घास अगर है, ग्रीन ग्रास है, उस पे चलिए, या आप मंदिर जा रहे हैं तो नंगे पैर जाइए, या फिर खुद मंत्र चैंट करके वो वाइब्रेशन को जनरेट कीजिए, या आप सुनिए, या फिर आप अपने मुंह से खुद से जनरेट कीजिए। तो ये सारे रिचुअल्स हैं। आप रिचुअल्स जो है ना, है तो बहुत सारी, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा है वो अगेन हमको कुंडली से मिलता है। अब जैसे एक चीज मैं बताती हूँ कि अगर आप किसी शुभ काम के लिए जाते हैं बाहर, तो आप अपने घर के पूर्व दिशा में थोड़े से चावल रखकर जाइए, अक्षत, एक कांच की कटोरी में वो चावल वहां पे रखें और फिर आप जाएं। और मैंने एक चीज और बताई कि जब आप पहला पांव घर के चौखट के बाहर रखेंगे, अपनी ब्रेथ जरूर चेक कर लें, वो भी उस इवेंट को पॉजिटिव बनाएगा। आपने कलर का कौन सा कलर आपने पिक किया है उस डे के अकॉर्डिंग, वो आप देख लें, वो आप कर सकते हैं। और जैसे एक टोटका टाइप ही है ये भी, आप सॉल्ट ले लें और सॉल्ट लेके अपने राइट हैंड पे सॉल्ट पकड़े और लेफ्ट शोल्डर के पीछे से उसको गिरा दें, वो भी आप कर सकते हैं। आप जाते जाते, आप जब अपने प्रेमाइसेस से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने हाथ में कुछ फीड का ले लें, कुछ भी बर्ड, अगर आपको लगता है कि मेरे घर के बाहर बर्ड्स हैं, कोई एनिमल्स हैं, कुछ भी उनकी फीडिंग के लिए ले लें, आप उनको फीड करके आगे निकले, भोजन उनको दे दें थोड़ा, और फिर आप आगे निकले। इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स करके ही आप अपने, स्मॉल थिंग्स कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस, ऐसा हम बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से आप शुरू कर सकते हैं, अपना विश्वास इस पर बनाइए, और फिर आप बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। मैम एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा वास्तु में कि प्लांट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे लोग इसके थ्रू रेमेडी थ्रू हेल्प मिल सकती है उनको, आइदर मनी हो गया, वेल्थ हो गया या हेल्थ हो गया। क्योंकि आजकल ऑफिस में भी एक ट्रेंड है कि अपन छोटे से प्लांट, डेस्क पे भी अपन छोटे से प्लांट रखते हैं। सो हाउ इफेक्टिव इट इज और क्या उसमें अपन हेल्प हो सकती है? श्योर। देखिए, जो हमारा पुराना टाइम था, उसमें घरों में बड़े बड़े पेड़ लगते थे। अब उसका बहुत सारा पर्पस है, वो फ्रूट भी देता है, वो आपको छांव भी देता है। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है पेड़ों से जुड़ी हुई, वो ये थी कि जब भी किसी घर में आपदा आने वाली होती थी, तो वो पेड़ गिर जाता था, अच्छा भला पेड़ गिर जाता था। और अभी बहुत पुरानी बात भी नहीं है, मैं आपको 7-8 साल पहले की पुरानी की बात बताती हूँ। एक घर में एक पेड़ था जो काफी बड़ा विशाल था, और वो सडन गिर गया, और वो भी तब जब बारिश नहीं थी। तो उस घर के लोग, क्योंकि आज की पीढ़ी है ना, न्यू जनरेशन है, तो वो बहुत बार इन चीजों को मानते नहीं है, झुटला देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे था वैसे था। उनके घर में पेड़ गिरा, और उनके पड़ोसी ने उनको बोला, देखो पेड़ गिरना अच्छा नहीं है, कोई बुजुर्ग महिला थी वो, तो उन्होंने बोला कि वो उनके डॉटर इन लॉ जैसी थी, जिनको उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता, आप परेशान मत होइए। और कुछ टाइम के बाद उनके घर में एक बच्ची थी, उनकी खुद की बेटी, जो बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, और उनको बर्न हो गया, मतलब जल गई थी वो, और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये जितने भी, जैसे एक कहावत मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाल किताब में लिखा हुआ है, समय करे क्या नर करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर होगा, पशु पक्षी इंसान। इसका मतलब क्या है कि हम ये बोलते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसका काम बना दिया, मैं गई तो ये हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। समय करे क्या नर करे, जो करता है वो समय करता है, नर के पास उतनी ताकत नहीं है। हम तो खुद ग्रहों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम तो उनकी कठपुतलियां हैं, तो जैसा हमको बोल रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है,
लेकिन समय बहुत बलवान है, समय कभी चूकता नहीं और असर ग्रह सब पर होता है। आप देखिए, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, सॉरी मैं टॉपिक से बाहर जा रही हूँ, बट मैं फिर भी बताऊंगी कि ऑब्जर्वेशन का पार्ट ना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप जिस भी फील्ड में है ना, आप अपनी ऑब्जर्वेशन उसी में बढ़ाइए, तो राइट। आप एक फाइन पीस जो है वो बनकर निकलेंगे, या एक और डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपके अंदर उभर जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली मैं ये टेम्पल्स बहुत विजिट करती हूँ, तो अभी मैं टेम्पल गई थी, एक बहुत फेमस टेम्पल है कुके सुब्रमण्यम, और वहां पे किसी का काल सर्प दोष है, मतलब ये भी एक रेमेडी के माध्यम पे भी शायद लोगों तक पहुंच जाए। किसी का काल सर्प दोष हो, किसी के कुंडली में राहु की प्रॉब्लम हो, या राहु की वजह से बच्चे ना हो रहे हो, आईवीएफ में भी नहीं अगर उनको रिजल्ट मिल रहा है, और काल सर्प दोष हो, या राहु की दशा हो, राहु की दशा 18 साल की होती है। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, अगर राहु से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या अगर है, तो ऐसे व्यक्ति को कुक्के सुब्रमण्यम, ये मैंगलोर में टेम्पल है, मैंगलोर से अगेन 100 किलोमीटर आपको और आगे जाना पड़ेगा, उसका नाम ही कुक्के सुब्रमण्यम है, और वो मंगल देव से जुड़ा हुआ है। बट उन्होंने जो है शेल्टर दिया था वासुकी नाग को, वो सारी स्टोरीज उससे जुड़ी हुई है। और साथ में उन्होंने हमने ये स्टोरी भी सुनी है कि शिव पार्वती जी ने कार्तिकेय को जन्म दिया, क्योंकि उनको वो राक्षस का वध करना था, तो कुमार पर्वत पे उन्होंने नंदी विद्या सीखकर उसको ऐसे बीच में से कट किया था। मतलब नंदी विद्या एक ऐसी विद्या है जो आपको बीच में से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो वो मतलब लॉर्ड सुब्रमण्यम ने सीखा, जो मंगल का ही रूप है, जो कार्तिकेय है एक्चुअली में, और वो वहां पर कुमार पर्वत पे उस राक्षस का उन्होंने वध किया। तो इसी तरह से मंगल जो है ना, वो राहु से जुड़े हुए हर तरह की समस्या को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए उस टेम्पल में जाते हैं। और अगर आपने इसके साथ साथ, अगर आपने कभी सर्प हत्या देखी हो, आपके सामने कोई मरा हुआ सर्प देखा हो, तो उसके लिए भी वो टेम्पल में आप जाकर वो संस्कार कर सकते हैं। और ये ना पहले आपको बुकिंग करनी पड़ती है। तो ये जो है वो टेम्पल में पूजा करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन मैं जो बता रही थी कि ग्रहों का असर सब पे होता है। अब देखिए, हम जू जाते हैं, वहां पर हमने बड़े बड़े जानवरों को, पैंथर को, चीता, टाइगर, लॉयन, जितने भी आप बोले, जिनकी स्पीड का आप कोई वो नहीं कर सकते, उनको कैद करके एक छोटे से जगह पे रखा हुआ है। तो उनके प्लैनेट्स होंगे ना जो उनको जेल में रखने के लिए बोले, एक तरह से वो उनके लिए जेल है। जैसे मनुष्य जेल जाता है और वो एक चार दीवारी में कैद हो जाता है, ठीक वो जानवरों पे भी एप्लीकेबल हो रहा है ना, क्योंकि कुछ जानवर तो जंगल में आराम से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ को जू में कैद करके रखा हुआ है। तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो सबके ऊपर रहता है, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, तो उससे कोई बच नहीं सकता। अब आपकी जो बात आ रही है, आपने पूछा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को मैं ऐसे समझाती हूँ कि प्लांट्स में ज्यादा क्या होती है, मिट्टी, अर्थ एलिमेंट है, मिट्टी को हम अर्थ एलिमेंट से जोड़ते हैं। और प्लांट्स पहले के टाइम में क्यों थे, क्योंकि मैंने बताया वो हमको सुरक्षा देते थे, छांव देते थे, फल भी देते थे, खाने का भी इंतजाम करते थे। तो जो बड़े प्लांट हैं, विच इज मोर देन 5 फीट 6 फीट, वो हमको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, मतलब साउथ ईस्ट से वेस्ट जोन तक बड़े प्लांट, क्योंकि वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो आपके लिए एक कवच का निर्माण करेंगे जो आपको सेव करेगा। जितने भी छोटे प्लांट्स हैं, जैसे जेड प्लांट, जैसे 5 प्लांट्स होते हैं जो हमको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, तो उसमें जेड प्लांट एक आता है, मनी प्लांट आता है, कुछ क्रीपर्स भी हैं, तो वो सब आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा प्लांट जो है वो नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप नॉर्थ में या ईस्ट में भी प्लांट रखते हो, तो वहां पर भी तो आप अर्थ एलिमेंट को बढ़ा रहे हो, राइट। मिट्टी तो सब जगह जा रही है। तो प्लांट अगर आप लगा रहे हो एक दो, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता, आपको जो पसंद है वो लगाइए। लेकिन कुछ प्लांट, जैसे कि जो बनियान ट्री है, केले का जो पौधा है, वो हम बाहर रख के उसकी पूजा करते हैं, घर पे नहीं रखते। जो आपका शमी का पौधा है, जो शनि से जुड़ा हुआ है, उसको हम अपने घर के चौखट पे रखते हैं, कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो, इस तरह से, या घर के पश्चिम दिशा की तरफ हो या दक्षिण दिशा की तरफ हो, मतलब जो भी आपका घर का चौखट है, आप उसको देखिए कि उस जगह को अगर आप डिवाइड करते हो डायरेक्शन में, तो आपका वेस्ट या साउथ किधर आ रहा है, तो वहां पे रख सकते हैं। उसी तरह से कांटेदार पौधे जो हैं वो हम घर में नहीं रखते। जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे एलोवेरा रखते हैं, हाँ। तो एलोवेरा आप बाहर ही रखिए, आपके घर का जो आउटर पेरीफेरी का एरिया है आप वहां रखिए, तो कांटेदार पौधे नहीं रखते। जिन पौधों में से दूध निकलता है वो वाले पौधे भी हम नहीं रखते। वो सारे पौधे घर से बाहर, या आप अपने
आपका अगर आप सोसाइटी में रहते हैं या आपका कोई कॉमन प्लेस है, आप वहां पे लगा दीजिए, कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने घरों में चुन चुन कर ही पौधे लेकर आए। मनी प्लांट है, मनी प्लांट को बहुत ज्यादा आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मनी प्लांट है तो बहुत पैसा आएगा, नहीं, ये हम हमारा माइंडसेट है। देखिए मनी प्लांट क्या करता है, एक दूसरे का सपोर्ट, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है उसकी स्टेम्स चढ़ती हैं और वो ऊपर बढ़ता है, मतलब एक को दबाता है तब उसके ऊपर चढ़ता है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझे तो ये एक ऐसा सिंबल क्रिएट करता है कि आप सपोर्ट ले रहे हो लोगों की, या आपको सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि हम्म। मनी प्लांट को अगर आपने छोड़ दिया तो या तो वो फ्लोर का हेल्प लेगा, या आपने थ्रेड बांधा तो वो थ्रेड के माध्यम से, अल्टीमेटली वो सपोर्ट ले रहा है। तो वो सपोर्ट सिस्टम आपके सबकॉन्शियस में भी तो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो हम्म। इसलिए आप मनी प्लांट को ऐसा लेके वो खुद अपने आप में स्टेबल हो, तो कटिंग करते रहे, छोटा ले कटिंग करें, छोटा ले कटिंग करें, इस तरह से आप रख सकते हैं। जेड प्लांट, यस इट इज अ गुड प्लांट। आप उसके अंदर ग्रीन पेरिडोट करके एक क्रिस्टल भी आता है, वो आप 3 डाल दीजिए उसके अंदर और उसको ईस्ट में रख सकते हैं। आप इसी प्लांट में 4 पेरिडोट डाल के, ग्रीन पेरिडोट 4 पीसेस 4 टम्बल्स डाल के साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं रखना है, बट उसकी टेक केयर कीजिए। उसको फिर बीच बीच में आपको उसको धूप भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक अंदर चल नहीं पाएगा। हम्म। उसके बाद जो बैम्बू का प्लांट आता है, वो बैम्बू का प्लांट आप ईस्ट में रख के उसमें 3 कोरल डाल दीजिए। वो तो पानी में चल जाता है, उसके लिए तो हमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें 3 कोरल डालकर, अगर ट्रायंगल शेप का है तो ट्रायंगल शेप ठीक है, नहीं तो 3 कोरल आप डाल दीजिए। कोरल बहुत महंगा भी नहीं आता है, और वो बैम्बू के प्लांट पे डाल के आप रख दीजिए और उसको क्लीन करते रहिए। देखिए जब उसमें येलो येलो शेड आ जाता है, थोड़ा गंदा, उसकी जो रूट्स होते हैं गंदा दिखता है, उसमें काई जमती है, तो हमको वो क्लीन करना है, फिर वो हमें पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना है। तो इस तरह से आप प्लांट्स कर सकते हैं, बट किसी भी चीज की जो अधिकता है ना वो हमें नहीं करनी है। मैं आपको अभी, आपने प्लांट्स की बात बोली, तो मैं अब आपको एक उपाय के तौर पर ही एक चीज और बताती हूँ जो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कोई इसको फॉलो कर लेगा या फिर कोई मैच कर लेगा कि हाँ ये चीजें हैं। ग्रीन कलर जो है ना, वो कलर ना आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया है, बट मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है। ग्रीन कलर कॉन्फ्लिक्ट देता है, तो ज्यादा हमें ग्रीन कलर का यूज नहीं करना चाहिए, बस उतना ही कीजिए जितने की आपको जरूरत है। क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो मरकरी से जुड़ा हुआ है, ग्रीन कलर नंबर 5 से भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए जिसके कुंडली में 5 नहीं है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट से परे है। उसको ना ज्यादा, ये मेरी मतलब रिसर्च है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप देखे हैं, आई थिंक मोर देन 5000। मैं अभी प्लस है, 5,500 या 6,000 भी होगा, क्योंकि मैं पोर्टल में भी काम करती थी एस्ट्रोलॉजी के, तो वहां पे मुझे एक टाइम पे बहुत कुंडलियां देखनी पड़ती थी। तो मैंने ये ही नोटिस किया है कि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट लाता है। 5 नंबर मरकरी से जुड़ा हुआ है, ग्रीन भी मरकरी से जुड़ा हुआ है कलर। और जिसके डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं होता है ना, आप उनको देखेंगे, दे आर वेरी कूल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ज्यादा अप्स एंड डाउन, कॉन्फ्लिक्ट, हर चीज में परेशानी नहीं है। लेकिन यही देखिए, सिंगल 5 भी अगर किसी के पास है, उसका जीवन का सार, जितने भी एज के हैं वो, आइदर 20, 50, 60, जो भी, आप उनसे अगर पूछेंगे कि कितने अप एंड डाउन है लाइफ में बताइए, तो वो बोलेंगे कि मुझे हर टाइम पे कुछ ना कुछ करना पड़ा है चीजों को ठीक करके, और सो एंड सो करके हम आगे बढ़े हैं। अब ये तो मैंने बताया कि एक 5 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आता है। अब किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 555 भी है, 55 भी है, उनके लाइफ में उतना ही कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। अभी रिसेंट बता रही हूँ, मैंने अभी 3 दिन पहले कंसल्टेशन की है, बच्ची है वो एक, बच्ची तो क्या 35 ईयर्स की वो भी है, मैरिज नहीं हुई है अभी तक। हॉरोस्कोप इज वेरी नाइस, वेरी गुड। अगर कोई हॉरोस्कोप सिर्फ देखेगा तो बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, आपका हॉरोस्कोप तो बहुत अच्छा है, आपकी तो शादी भी हो जानी चाहिए। बट अभी तक शी इज नॉट सेटल्ड। 35 उसका रनिंग चल रहा है, पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आई है, फैमिली भी डिस्टर्ब है, मैरिज भी नहीं हो रही है, ब्रेकअप्स मैंने कहा 3 तो आपके हो ही चुके होंगे, तो उन्होंने कहा 3 हो चुके हैं। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है, आप में चौथे में शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन उपाय पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसने बोला आप तो बोल रहे हैं कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, तो फिर मुझे क्यों हर टाइम पे, मैंने आज तक एक कंफर्टेबल लाइफ तो जी ही नहीं, जॉब में भी परेशानी है, मुझे उसमें पैकेज नहीं मिला, मैं स्ट्रगल करती हूँ, बॉस मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो एवरी फेस शी हैज 555, कुंडली बहुत अच्छी है बट नंबर्स डिस्टर्ब है। मैंने उनको बोला कुछ नहीं, आप सिर्फ मरकरी का उपाय कीजिए,
हर तरह का उपाय सब एक साथ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। तो मरकरी जो प्लैनेट है उसके पीछे काफी रीजन है व्हाई इट इज कॉन्फ्लिक्ट प्लैनेट, बट वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है जो जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बिना मतलब की चीजों में हमें फंसा के रखता है। आप इन्वॉल्व रहेंगे, और मैंने कुछ, क्योंकि ऐसे काफी कम जने हैं जिनके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, बहुत कम है वो डाटा, लेकिन जिनके 5 है वो डाटा ज्यादा है। तो जिनके कम है, मैंने उनके जब लाइफ को स्टडी किया, उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है जितने 5 नंबर वालों की है। तो मैं अभी ग्रीन कलर से इस बात पर आई, ग्रीन कलर का चुनाव कम करें। अब आप देखिएगा जिनके घर में ज्यादा प्लांट्स होते हैं उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, उनको माइंड में बहुत प्रेशर है, और न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स रहते हैं ना उसके भी काफी चांसेस रहते हैं। तो ज्यादा मत बढ़ाइए, थोड़ा रखिए, क्योंकि ग्रोथ का भी नंबर है ये, ग्रोथ का भी कलर है, ग्रोथ का भी नंबर है, लेकिन उतनी ही जितना आप उसको हैंडल कर सके। अगर मैं सिर्फ प्लांट्स इकट्ठा करूं और सोचूं कि मुझे पैसे आ जाएंगे, तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करना होगा, मुझे उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा, तब जाकर मुझे पैसे आएंगे। सिर्फ प्लांट रखने से नहीं। प्लांट क्या करता है, देखिए उपाय को समझना पड़ेगा। उपाय जो मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह से मुझे रिजल्ट आए, क्या उस तरह से रिजल्ट आएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। रिजल्ट डिवाइन की मर्जी से आएगा, जितना आना है उतना ही आएगा, और जब आना है तब आएगा। अभी मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। Yes. दे सकती हूँ, लाइफ केस स्टडी है। लास्ट ईयर मैंने किसी की रेमेडी की थी वास्तु की, 2 लाख रुपीज उसका उनका कॉस्ट आया था। सम चेंजेस जो उन्होंने अपना खुद का खर्च किया था वो अलग है, बट रेमेडीज का 2 लाख आया था। उनका 1200 एसएफटी का घर है, पूरे घर की हमने वास्तु की, पूरा एक ही साथ कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने वास्तु की रेमेडीज की, और फिर हमारा कोई भी कनेक्शन बना नहीं। तो मुझे लगा सब ठीक चल रहा होगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तो लोग दोबारा फोन करते नहीं है। फिर उन्होंने अक्टूबर नवंबर में, अभी जो अक्टूबर नवंबर गया, तो उस टाइम पे उन्होंने कुंडली का ईयरली प्रिडिक्शन मुझे कहा कि मुझे करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और ईयरली प्रिडिक्शन में जब जूम कॉल मैंने ऑर्गेनाइज की, तो हमारी जब कंसल्टेशन हो गई, उनके हॉरोस्कोप की रीडिंग हो गई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप वास्तु की भी तो फीडबैक दीजिए। उन्होंने बोला कि मुझे अभी कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, मैं फीडबैक क्या। तो मैंने कहा कुछ तो आपको शिफ्ट लगा होगा एनर्जी चेंज में। तो उन्होंने बोला हाँ, बस घर में अच्छा लगता है, बट वैसा जो फायदा मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा होगा, वो नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, बट उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की एंड उनका फीडबैक वगैरह आया कि हाँ सब अच्छा है। अभी उनका मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे कॉल आया, अगेन आफ्टर 5-6 मंथ। तो उन्होंने, वो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी। तो मैंने बोला मैम बताइए कुछ क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये सोच रही थी कि वास्तु की रेमेडी करने के बाद मुझे पैसे का सोर्स कुछ खुलेगा, मैं कुछ अच्छा करूंगी, लेकिन मुझे वैसा कुछ हुआ नहीं, जैसा मेरा काम था वैसा ही चल रहा है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड को एक ऐसा ऑफर मिला है जिसमें काम सिर्फ 1 ही महीने का है, और वो काम ऐसा है जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है, तो शायद वो 15-20 दिन में ही कर लेंगे, और उसके लिए उनको 7 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो ये देखिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और डिवाइन ने किस तरह से सोर्स दिया। तो डिवाइन ने हस्बैंड के थ्रू, क्योंकि हस्बैंड की कुंडली बहुत अच्छी है अभी इस टाइम पे, उनकी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने जो मनी का जो सोर्स जनरेट किया वो थ्रू हस्बैंड कर दिया। हस्बैंड को किसी ने कॉल किया जो उनको 10 इयर्स बैक जानते थे, उन्होंने बोला ये काम मेरे लिए कर दोगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने बोला आप अपना टाइम ले लो, सैटरडे संडे कर दो, और मुझे करके ये रेडी करके दे दो, और 7 लाख रुपीज उसके लिए पे कर रहे हैं। तो आप सोचिए विद इन अ मंथ, मतलब उनको 7 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख का बेनिफिट विद इन अ ईयर, नॉट इवन अ ईयर, इट्स 11 मंथ। तो इस तरह से रेमेडीज, आप किस इंटेंशन से रेमेडी कर रहे हैं और डिवाइन आपको किस तरह से फायदा करेगा, उसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रेमेडी पे फेथ रखिए और उसको करके भूल जाइए, वो आपको आएगा रिवर्स, क्योंकि वही है, व्हाट गोज आउट कम्स बैक। आपने कुछ अच्छे इंटेंशन के काम कर दिया, वो आपको आ जाएगा रिटर्न। तो रेमेडी, जैसे मैंने बताया ना, रेमेडी में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जब वो आप सारे सेट करते हो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे पर्सनल इंसाइट टीचर बात करूं, सो व्हाट वाज योर मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ योर वर्क, और क्या क्या एक्नॉलेजमेंट मिले, क्या क्या लोगों ने प्रशंसा की, अवार्ड्स मिले, मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो मोमेंट कैसा था, हाउ पीपल अप्रिशिएट, गिव थैंक्स टू यू। श्योर, अभी तो देखिए पीछे आपको कुछ अवार्ड्स तो दिख ही रहे होंगे यहाँ पे।
मेरे स्क्रीन पे। तो मुझे एस्ट्रोटॉक ने अवार्ड दिया था। आई वाज रिवॉर्डेड बाय एस्ट्रोटॉक इन 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वेयर आई सैट। उनका 4th एनिवर्सरी था एंड आई थिंक आई सैट, दे रिक्वेस्टेड मी टू सिट फॉर 10-12 आवर्स। तो दैट डे ओनली, मुझे लगता है दैट डे आई हैव कंसल्टेड मोर देन 50 देयर क्लाइंट्स, 50 ऑफ देम, उसी एक ही दिन में किया था। और उसके अलावा रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मुझे मिलते रहते हैं, मैं जिस भी फील्ड में रहती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी इंटेंशन, मेरी पूरी एनर्जी उसी फील्ड में लगाती हूँ मैं। और रिवॉर्ड्स तो क्या है कि रिवॉर्ड्स के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें काम पे फोकस करना चाहिए, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन खुद आते हैं। तो अभी मुझे रिसेंटली गोवा में फ्रॉम फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं वो बीजेपी के, और आईटी मिनिस्टर भी हैं, वो भी बीजेपी के हैं, और उनकी तरफ से मुझे एक अवार्ड मिला फॉर सोसाइटी में कि मैं उनके लोगों को हील कर पा रही हूँ और उन तक पहुंच पा रही हूँ। और मेरे लिए वो हर व्यक्ति रिवॉर्ड्स है जिसका भला हो जाता है। मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक चैनल हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, और करता तो ऊपर वाला है। आपका डॉक्टर और आपका एस्ट्रोलॉजर, ऊपर वाले ने बहुत साल पहले, बहुत जन्मों पहले कहीं ना कहीं वो स्क्रीनशॉट में डाल दिया है कि आप सो एंड सो टाइम पे सो एंड सो व्यक्ति से मिलोगे, सो एंड सो रेमेडीज आपको ऑफर होंगी, आप करोगे नहीं करोगे, वो सारा ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिटर्न है। तो हम सिर्फ चैनल हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर डिवाइन ने मेरे पास किसी को भेजा है तो मेरी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और वो मेरे पास जितना भी, मतलब मेरी एक्सपर्टाइज है, मेरी नॉलेज है, मेरे स्किल्स हैं, मैं वो सारा एक कुंडली पे लगाकर उनको वो डिलीवर करती हूँ एनालिसिस। और जो भी मुझे लगता है कि जो उनके जीवन को हील करने में हेल्प करेगा, मैं वो रेमेडीज देती हूँ। और क्लाइंट की तरफ से ऐसा रहता है कि अगर उनका कॉल नहीं आया तो मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है, इसलिए वो कॉल नहीं कर रहे हैं। और मेरा गूगल का अकाउंट है एस्ट्रोलिम्स का, वहां पे बहुत सारी फीडबैक है। तो हर एक फीडबैक मेरे लिए रिवॉर्ड्स, अवार्ड, रिकॉग्निशन से कम नहीं है, क्योंकि वो सब लोगों ने ग्रेटिट्यूड ही दिया है कि आप से कंसल्ट करना, फॉरगेट अबाउट रेमेडी, लेकिन अगर आपने आपने जैसे अगर मुझसे बात की और अगर मैंने आपके एक्शन में भी कुछ चेंज कर दिया जो फ्यूचर में आपके लिए कुछ एक अच्छी चीज को डिलीवर कर सकता है, तो भी मेरा मोटो फुलफिल हो जाता है। राइट, राइट, वेरी ट्रू, तो वो वेरी हर एक व्यक्ति मेरे लिए रिवॉर्ड्स है, जो मुझे ये बोलता है कि मैम आपसे बात करके अच्छा लगा, कुछ एक लाइट जो है वो इग्नाइट हुई है, और कुछ अच्छा शायद अब होने वाला है। मैम, मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट की मैं बात करूं, सो कैन यू प्लीज शेयर सम एडवाइस और टिप्स उन लोगों को जो एज एन एस्ट्रोलॉजी, एज एन वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मैम इसमें वो कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जो इस साइंस की डेप्थ समझ रहे हैं, एंड नाउ दे आर गेटिंग इनटू दिस साइंस टू हेल्प पीपल, एंड यस एज ए प्रोफेशनल उसको देखते हैं। सो मैम, शुरुआत में उनको क्या क्या चीजें मद्देनजर रखना चाहिए, मैम इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। देखिए, ये जो साइंस है ये तो एंडलेस है, मतलब ये समुद्र है, ज्ञान का समुद्र हम बोल सकते हैं, ओशियन ऑफ अकल्ट हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो भी इस फील्ड में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, तो सबसे पहले आप अपना पर्पस डिसाइड कीजिए कि आपका पर्पस क्या है। राइट, आप अपना भला करना चाहते हैं या लोगों को हील करना चाहते हैं, तो पर्पस आपको बहुत जरूरी है देखना। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि ये जो साइंस है, ये जो शास्त्र है हमारा, ये हमें आशीर्वाद के तौर पे मिला है हमारे ऋषियों से। और वो ये बोलते हैं कि अगर आपने हमारे शास्त्र को फॉलो करके किसी का भला किया तो आपका भला अपने आप हो जाएगा, आपको भी दिखाएंगे रास्ता। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दूसरे का किया तो आप ये मत सोचो कि आपका कुछ नहीं होगा, आप मतलब ऐसे ही आपकी लाइफ निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक का भला करोगे, आपको वापस वो रिवर्स आ जाएगा। लेकिन प्योरिटी और इंटेंशन आपको इसमें सेट करना बहुत जरूरी है। आप जितने प्योर रहेंगे ना, एनर्जी आपको उतने अच्छे से गाइड करेगी। और जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप इस शास्त्र को पूजते हो, इसके साथ छल नहीं करते, तो ये शास्त्र आपको पूजनीय बनाता है। राइट, आपको लोग गुरु मानेंगे, आपको लोग गुरु माता मानेंगे, आपके पैरों को छुएंगे, आपके दर्शन को तरसेंगे, आपके आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ेंगे। तो ये वो शास्त्र है जिसमें प्योरिटी होना बहुत जरूरी है, और लोगों का भला करने की जो इंटेंशन है ना, वो होना बहुत जरूरी है, ना कि खुद का भला।
क्योंकि जब आप खुद का भला सोचेंगे तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जहां पे आप किसी को हील कर सके, क्योंकि वो तो देख रहा है ना ऊपर वाला आपको, आपकी एनर्जी तो आसपास वही है ना जिस तरह का आप आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, तो आप उसी तरह का एनर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसी तरह की एनर्जी में जब आप हॉरोस्कोप रीड करेंगे तो आप अच्छी रीडिंग दे ही नहीं पाएंगे। तो आपको चाहिए डिवाइन हेल्प। डिवाइन हेल्प के लिए होती है प्योरिटी। आप रोज और कुंडली देखने से पहले आप प्रणाम करें, डिवाइन को याद करें कि आई एम जस्ट अ मीडियम। आपको अपने अंदर वो घमंड डेवलप नहीं होने देना कि मैंने जो बोला वो तो कोई काट नहीं सकता, मेरी बात सही है, लोग मेरे पास आते हैं दूर दूर से, वो वाले लेवल पे आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ मीडिएटर के रूप में काम करना है कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ चीजों को बताने का, कर तो सारा ऊपर वाला रहा है, और आपको वो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ देना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि किसी व्यक्ति का आपके पास आना उसके जीवन में अच्छे बदलाव लाएगा या बुरे, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आपको सिर्फ अपना काम करना है। रही बात कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बोलूंगी कि एक अच्छे टीचर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे टीचर के अंडर अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो आपको कहीं पे भी रुकने अटकने नहीं देगा। वो आपको वो रास्ते को पूरा पार करवाएगा और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अब आज कल आप देखिए कि कमर्शियल चीजें बहुत चल रही हैं, 99 रुपीज में 3 दिन का, 999 में, और आप यकीन मानिएगा इसमें पढ़ने को कुछ नहीं है, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और एक ट्रैप की तरह है कि आपने एक कोर्स किया और आप अगर नहीं कर पाए तो फिर वो बोलेंगे अच्छा आप नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है इसमें नहीं आया तो ये वाला सब्जेक्ट इस कोर्स में होता है तो आप ये कोर्स ज्वाइन करो। तो एक ट्रैप है जिससे आप बाहर निकल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट से पहले समझ लें कि ये विद्या है क्या। फिर ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कौन सी ब्रांच की स्टडी किस तरह से है वो भी आप समझ लें। उसके बाद फिर आप अपना सिलेक्शन करें कि आपको कौन सी ब्रांच को स्टडी करना है। ज्योतिष की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि ज्योतिष में ही आपको ज्यादा एनर्जी एफर्ट लगता है। ये काफी डिटेल्ड साइंस है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैं बोल सकती हूँ इसको है। तो ज्योतिष के लिए आप एक टीचर ऐसा लें जो आपका हर टाइम मार्गदर्शन करे, आपके डाउट्स को क्लियर करे, आपको उलझन में फंसा के नहीं रखे। क्योंकि अगर जो व्यक्ति आपको नए नए कोर्स पे एनरोल करवा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो पहले कोर्स को सही से नहीं कर रहे, तभी तो वो नेक्स्ट कोर्स पे जा रहे हैं, तभी तीसरे पे जा रहे हैं, तभी चौथे पे जा रहे हैं। नहीं तो कोई भी एक अच्छा टीचर होगा वो ये बोलेगा कि आप इसको पहले पढ़ो तो सही। मेरे पास जो स्टूडेंट है, एनर्जी आजकल बहुत फास्ट है ना, लोगों को लगता है प्रिडिक्शन कर दिया तो मैं वाओ फैक्टर जनरेट कर पाऊंगी। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो बोलते हैं मैम ये बताइए, मैम ये वाला किस में पढ़ते हैं, वो वाला। मैं उनको ये बोलती हूँ कि पहले अपनी सारी एनर्जी जो पढ़ रहे हैं ना इस पे लगाओ। अब वो पढ़ रहे होते हैं पराशरी, चले जाते हैं लाल किताब पर कि लाल किताब में ऐसा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो सारा सोशल मीडिया जो वो देख रहे हैं ना घर बैठ के स्क्रॉल अप करके यूट्यूब में कि लाल किताब से ऐसा प्रिडिक्शन हो गया, ऐसी रेमेडीज हो गई, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। और ऐसे लोग जो है ना वो फुल्ली डेडिकेटेडली एक अच्छी प्रिडिक्शन या एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप नहीं कर पाते, क्योंकि उसने ये भी आधा छोड़ दिया, ये भी आधा छोड़ दिया, हाफ इंफॉर्मेशन लेकर आप एक कुंडली का एनालिसिस नहीं कर सकते। तो किसी भी एक ब्रांच को सीखिए पहले, और बेसिक तो मतलब फाउंडेशन तो मस्ट है, जैसे पराशरी ज्योतिष है वो मस्ट है, क्योंकि वो आपके पूरे बेस को क्लियर कर देती है ज्योतिष में। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। तो पहले पराशरी ज्योतिष सीखना चाहिए और डिटेल में सीखना चाहिए, अच्छा टाइम दे के सीखना चाहिए, और उसके बाद फिर आप ज्योतिष की अदर ब्रांचेस जैसे केपी है, लाल किताब है, एस्ट्रो वास्तु है, भृगुनंदी नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है, ऐसी 36 प्लस ब्रांचेस हैं। फिर आपको क्या इंटरेस्ट है, पंचांग ज्योतिष है, क्या इंटरेस्ट आपको लगता है, किस चीज में आप अपनी एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं, आप उसको वैसे पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ वास्तु की। वास्तु कंपेयर टू ज्योतिष इज वेरी वेरी इजी, एंड वास्तु से आप ज्योतिष भी कर सकते हो, नॉट लाइक ज्योतिष जैसा डीप
इंफॉर्मेशन एंड बहुत ज्यादा रूट्स तक रीड करना, लेकिन आप वास्तु से भी किसी के ग्रहों को अच्छा कर सकते हो, जैसा मैंने हम पिछले क्वेश्चंस में आंसर में बताया। तो वास्तु उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि ज्योतिष बहुत टफ है, मैंने बहुत साल बहुत टीचरों से पढ़ लिया लेकिन मैं आज भी कुंडली नहीं देख पाती हूँ अच्छे से, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि आप वास्तु पढ़ें और वास्तु में ही फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जिसमें आप वास्तु के में ग्रहों को पढ़ें और फिर उसका समाधान देखें। तो ये एक शास्त्र से आप जो भी आपके पास व्यक्ति आएगा उसका भला 100% कर पाओगे, 100%। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ज्योतिष में, हमें तो उपाय देने से मतलब है, हमें लोगों को हील करने से मतलब है, तो वो आप वास्तु के माध्यम से कर सकते हो। वास्तु 5 प्रिंसिपल की थ्योरी है एंड वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और सबसे अच्छी बात वास्तु की ये है कि आप 10 लोग रहने वाले घर का भी एक ही वास्तु करने वाले हो, और सिंगल व्यक्ति अगर किसी घर में रह रहा है तो उसका भी एक ही करने वाले हो। तो एक उपाय से सबका जो है वो भला हो जाएगा, अलग अलग लेवल पे उनके काम बन जाएंगे। और जब भी उनकी दशा जो कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है तो उस टाइम पे भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और आजकल वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल घर वास्तु के अकॉर्डिंग है नहीं, तो आजकल हमें वास्तु को समझना बहुत जरूरी है। और फिर रही बात कि मैंने एस्ट्रोलिंक्स का पोर्टल इसलिए बनाया ताकि मैं कंसल्टेशन तो करूं लेकिन उससे ज्यादा मैं लोगों को एजुकेट करूं कि अगर एक घर में भी एक भी वास्तु का ज्ञाता होगा तो वो अपने फैमिली को मुसीबत पड़ने पर उन चीजों से बाहर निकाल सकता है। तो वास्तु बहुत इजी है, आराम से 1 महीने के अंदर आप इसको अच्छे से पहले इसकी फाउंडेशन समझ लीजिए, फिर इसको आप जैसे रेसिडेंशियल होता है तो रेसिडेंशियल आप समझ लीजिए, फिर आप कमर्शियल समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियल समझ सकते हैं, और फिर आप इसमें ज्योतिष को ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके आप पूरी तरह से वास्तु के मास्टर हो सकते हैं और कई सालों तक आप इस साइंस की हेल्प से आप इसको मार्केट में या लोगों के बीच आप इसको एज अ हेल्पिंग टूल यूज कर सकते हो। बात रही न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स ही है, 1 to 9 हमारे प्लैनेट्स हैं। और जैसा मैंने आपको एक अभी एग्जांपल में बताया कि कुंडली बहुत अच्छी थी लेकिन यहाँ पे नंबर्स का जो न्यूमेरोस्कोप था वो काफी बिगड़ा हुआ था। तो यस, न्यूमरोलॉजी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी मुझे लगता है हार्डली 10 to 15 क्लास इज मोर देन इनफ। अगर आप दाएं बाएं नहीं घूमते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी करते हो तो अब न्यूमरोलॉजी में भी है, कबाला है, चार्डियन है, पार्थागोरियन है, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी कीजिए जो हमारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं उसका जिक्र है, और वो वैदिक न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिव कीजिए ताकि आप प्रिडिक्शन के साथ उसका सॉल्यूशन भी दे सके। आप उतनी ही विद्या को ग्रहण कीजिए जो काम आए आपके भी और आपके पास जो आ रहा है उनके लिए भी। मुझे बहुत सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज, सामने वाला भी कंफ्यूज। तो उतना सीखिए और उसी को मास्टर कीजिए। और जब किसी भी काम पर आप बहुत दिन तक लगे रहते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें सिद्धि तो आई जाती है। तो इसीलिए कम सीखें लेकिन परफेक्शन के साथ सीखें, मतलब उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग को जरूर बिल्ड करें ताकि आप सीख पाए। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब जैसे टैरो कार्ड है, तो टैरो कार्ड इज प्योरली इंट्यूशन बेस्ड। देखिए पीछे रखा हुआ भी है मेरे पास टैरो। तो टैरो कार्ड क्या करता है, वो भी हमारे ग्रहों से तत्वों से जुड़ा हुआ है, लेकिन टैरो कार्ड क्या करता है, जैसे मैंने कार्ड्स अभी स्प्रेड किए और आपका कोई प्रश्न आया, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने वो कार्ड पिक किया, यू आर शेयरिंग योर एनर्जी जो आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो मैं एज अ मीडिएटर उस कार्ड को रीड करके आपको बताऊंगी। और टैरो कार्ड जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग रीड करते हैं, वो प्योरली इंट्यूशन बेस्ड रहता है। लेकिन ज्योतिष की अगर हम बात करें तो वो हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग, भाव के अकॉर्डिंग ऐसा रहता है, तो हमारे वहां पे सेट पैरामीटर्स हैं। बट टैरो में वैसा नहीं है, आपकी एनर्जी जो बोल रही है और सामने वाले ने जो क्वेश्चन पूछा वो आंसर भी वो खुद जानते हैं लेकिन वो डिकोड नहीं कर पा रहे, तो हम उनको डिकोड करके दे रहे हैं। इस तरह से है। बट टैरो में भी अगेन आपको पूरा समावेश मिलता है, जैसे ये जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं तो ये अपने आप में एक पूर्ण ब्रांचेस हैं क्योंकि लोग इससे भी लोगों को हील कर रहे हैं। और ज्योतिष की एक ब्यूटी ये भी है, ये अकल्ट की एक ब्यूटी ये भी है कि कोई एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती। मैं जो चीज ज्योतिष से प्रिडिक्ट करूंगी सामने वाला वो टैरो से भी प्रिडिक्ट कर सकता है और कोई वास्तु से भी प्रिडिक्ट कर सकता है, तो कंक्लूजन वही रहने वाला है।
लेकिन आपका जो सिलेक्शन है कि आपको किस पे फेथ है, उससे हमको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ज्योतिष पे फेथ है, तो मैं ज्योतिष आचार्य के पास जाऊँगी। अगर मुझे वास्तु में फेथ है, तो मैं वास्तु आचार्य के पास जाऊँगी। क्योंकि जहाँ पे फेथ होगा, वहाँ पे मैं काम अच्छे से कर पाऊँगी, उनको अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा भी बोलते हैं। तो विश्वास जो है वो सब कुछ करवा देता है आपसे। तो सिलेक्शन कीजिए, पढ़ने के लिए भी, कंसल्टेशन के लिए भी राइट पर्सन का सिलेक्शन या उसको चूज करना कि मैं किससे, क्योंकि देखिए आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें सिलेक्शन में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया है, लेकिन उनको वो सारी चीजें कुंडली के माध्यम से ऐसी बताई नहीं गई जो मैंने उनको कुछ चीजें बताई। तो उन्होंने बोला ये चीजें हमारे जीवन में है, लेकिन कभी भी हमारे दिमाग में या हमने ऐसा सुना नहीं, और सिर्फ एक्शन को चेंज करके अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। उपाय छोड़ दीजिए अभी। तो वो आपको समझाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो आपके कुंडली के सार को आपको समझा दे, वो बहुत जरूरी है। और पढ़ने वालों के लिए भी यही कि ज्योतिष आपको कोई अच्छे से समझा दे, वास्तु जो आपको अच्छे से समझा दे, वही व्यक्ति आपको चाहिए। तभी आप उसमें अच्छे से समझ पाओगे और लोगों की मदद कर पाओगे। Right, right. Very true, very true. Ma'am, moving to the last question, end of the podcast. Please share how people can connect with you. आपके क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, आपके क्या क्या कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे लेते हैं, आपसे परामर्श लेना हो अलग अलग ऑकल्ट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, या एक कंबाइन, सो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, किन मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कोर्सेज वर्कशॉप जो आप अभी आगे लेने वाले हैं, मैम इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में प्लीज बताएं। देखिए छोटे छोटे वर्कशॉप्स तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे कलर के बारे में मैंने बताया, 2 डेज का वेबिनार रहता है जिसमें कलर्स को आप अच्छे से समझ सकते हो और सेम डे से आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हो, क्योंकि हमारे पास हर कलर के कपड़े, फूड ये तो अवेलेबल रहता ही है। उसके साथ साथ जैसे छोटी छोटी चीजें, रेमेडीज का एक वर्कशॉप लेते हैं जो आप डेली रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट उनको समझ सकते हो। उसी तरह से छोटे छोटे वर्कशॉप में ऐसे लेती हूँ कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आप उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट गलत रिजल्ट दे रहा है, या रिजल्ट जो आपके फेवरेबल नहीं है उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वेबिनार्स तो डिपेंड ऑन दी कि सामने वाले को क्या पढ़ना है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, या मुझे लगता है जो चीज आनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करती हूँ। कमिंग टू कि आप मुझे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो आई एम इजीली अप्रोचेबल। मेरी एस्ट्रोलिम्स करके गूगल में भी प्रोफाइल है, और मेरे नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल। कॉल भी मैं खुद ही पिक करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और नंबर है 9730111775। इस नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है www.astrolims.com करके वेबसाइट भी है। आपके थ्रू भी जो आ सकते हैं, आप भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीपल कनेक्ट कर रहे हैं टू फॉर कनेक्टिंग विद मी, तो आपके थ्रू भी आ सकते हैं। और जो कोर्सेज जो मेरे सिग्नेचर कोर्स है, उसमें मैं वास्तु का एक कोर्स, जैसे मैंने बताया कि मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एजुकेट करूं अबाउट वास्तु, बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत समय नहीं लेती है। विद इन अ मंथ आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे। तो वास्तु का मेरा सिग्नेचर कोर्स है जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले फाउंडेशन अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे ये शास्त्र कैसे बढ़ता है, रेमेडियल मेजर, फिर ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप वास्तु कैसे कर सकते हो, वो सारा सिग्नेचर कोर्स है। इसके अलावा मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज लेती हूँ, जैसे जिसमें मैंने बोला बेसिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका आगे जो जितने भी ब्रांचेस आप करोगे वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो पराशरी ज्योतिष का कोर्स लेती हूँ, थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे जैसे और कोर्सेज है, उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, और भृगुनंदी नाड़ी है, ये सब विद इन अ मंथ वाले कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपको पराशरी ज्योतिष नहीं आती, तो ये फिर आपको थोड़ा सा समझने में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार आपने पराशरी कर लिया तो फिर बाकी ब्रांचेस आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। तो डिफरेंट कोर्सेज हैं, ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 5-7 ब्रांचेस में मेरी एक्सपर्टाइज है, और जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है मैं वही सिखाती हूँ। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैं एक बार योगीराम के सारे लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि आज हम बात कर रहे थे पारुल मैम से। She is a founder of Astrolims. She is helping individual family transforming their lives
through Vastu remedies, astrology, Kundli analysis, ग्रह दोष रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग। आप मैम से कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे आपको ऑलरेडी मैम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनसे आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं, वर्कशॉप्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। एंड मैम रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने बताया बेसिक टू एडवांस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी जो आपने बताई, अलग अलग मॉडलिटीज की, मैं जब वास्तु की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, हाउ इट इज इंटर कनेक्टेड रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, कितना महत्व है उसका। मैम जिस तरीके से आपने बताया, रियली इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। और मेरे ख्याल से यही राय मेरे सारे व्यूअर्स की भी होंगी जो ये वीडियोस देख रहे होंगे, कि आपने जिस डिटेल में आपने बताया, जिस सिंप्लिसिटी से बताया, बहुत अच्छा लगा। मैम टू एंड दिस पॉडकास्ट, मैं एक लास्ट मैसेज आपका चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए, जो आप देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैम इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, योगी राम जो चैनल आपने स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए बनाया, उसके माध्यम से मेरी बात अगर कुछ लोगों तक चली जाती है और उनसे फिर आगे कुछ और लोगों तक चली जाती है, तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी के जीवन में कुछ अच्छा चेंज तो कर ही सकते हैं। और जैसे आपने कहा मेरा लास्ट मैसेज, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मेरा लास्ट मैसेज है और मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत परेशानी है, अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है, मेरे लिए करने को कुछ है नहीं, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे मन का एक फेर है। जैसे लूनर एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं, लूनर फेज बोलते हैं। बस उस टाइम तक के लिए ना आप रुक जाइए, उस टाइम पे आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, जस्ट क्वाइट कामली। और जैसे कि हर अंधेरे के बाद, हर रात के बाद सुबह सूर्य आते हैं एक नई रोशनी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, तो आपके जीवन में भी वैसा कुछ जरूर आने वाला होगा, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी परेशानियों से परेशान होकर कुछ इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं जो उनकी लाइफ और उनके पीछे परिवार को बहुत कष्ट होता है, तो वो आपको नहीं करना है। हर व्यक्ति को डिवाइन जो है एक टाइम और एक अपॉर्चुनिटी देता है, और ऐसा कहते भी हैं जिसका टाइम आता है वो छा जाता है। तो बस आपका वो टाइम आने ही वाला है, ऐसा सोचकर आप आगे जरूर बढ़ें। आप रोकिए मत खुद को, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आपका उस वक्त पर धैर्य रखना बहुत जरूरी है जिस वक्त आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो राम नाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अभी जैसे आप बता रहे हैं लास्ट मैसेज, मैं एक मैसेज आपको ये भी दे सकती हूँ कि हमारे, जैसे अभी भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें जीवन में जो मिलता है हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिलता है। मैं ये आपको रिटर्न का बता रही हूँ, अग्नि पुराण में ऐसा मेंशन किया गया है, जो त्रिमूर्ति प्रिंसिपल है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। तो महेश जो शिव जी का रूप है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं टू क्रिएट समथिंग न्यू, क्योंकि तभी ब्रह्मा जी को फिर मौका मिलेगा कुछ क्रिएट करने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन का अंत होना इज डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये है कि आपके एक लाइफ का बैड फेज खत्म होना इज ऑल्सो अ डिस्ट्रक्शन। और उसमें ये बोला गया है कि भगवान शिव ऐसे, भगवान शिव को, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर के कारक हैं, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, ये टोटल 6 में आता है। और जो 6 जो अक्षर हैं, ये हमारे कुंडली के छठे भाव से जुड़े हुए हैं। और छठा भाव हमारे पुराने जन्मों का कर्म है, जो हमें इस जीवन में स्ट्रगल, चैलेंजेस, रोग, ऋण, शत्रु देता है। और इसीलिए उसमें ये मंत्र बोला गया कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके छठे घर से आने वाली सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आप परेशान हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें और विश्वास रखें कि आपके जो दुख का समय है वो जल्दी खत्म होने वाला है। भगवान शिव जो है वो इन सब चीजों से आपको मुक्त कर देंगे और एक नया क्रिएशन, एक नई पर्सनैलिटी, एक नए इंडिविजुअल आप बन के निकलोगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो प्लीज जब भी आप दुखित हो, परेशान हो, ओम नमः शिवाय कभी ना भूलें। और अपने आसपास भी आप इस मैसेज को जरूर पास करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पास भी अपनी पीड़ा लेके आए, तो आप ये ओम नमः शिवाय का महामंत्र उनको दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू फ्रॉम द टीम ऑफ योगी राम। की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, इट वाज रियली प्लेजर ऑफ अस
कि आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया, और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आगे भी अपना प्रेशियस टाइम दे। वी वांट टू टॉक यू अबाउट न्यूमरोलॉजी, टेरो रीडिंग, इसके बारे में भी आपके क्या क्या दृष्टिकोण है और कैसे आप लोगों को हेल्प कर रही हैं, क्या क्या वो रेमेडीज हैं, क्या क्या इफेक्टिव वेव्स हैं जो लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैम, फ्रॉम द योगीराम टीम, फ्रॉम द योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके तरफ से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको करती हूँ, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुल मैं आपको करती हूँ कि मेरी बात आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों तक मैं अभी तक नहीं पहुंचा पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल अपने आप को लकी समझूंगी अगर मैं आगे भी आपके साथ अलग अलग मोडालिटी पर डिस्कस कर सकूं, और जितनी भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं दे सकूं, ताकि कोई कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करके अपना समय अच्छा कर सकता है, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। थैंक्स, थैंक यू ऑल सो प्लेजर मच। इज ऑल। थैंक यू सो